हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये भारत के भूगोल सीरीज का 5वां लेक्चर है। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के बारे में समझा था, जिसमें पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को हमने देखा था। इस वीडियो में हम पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करेंगे और फिर पूर्वी घाट की पहाड़ियों को समझेंगे। सबसे पहले पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उसमें हमको 4 इम्पोर्टेंट दर्रे याद रखने हैं। एक थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट या सिनकोटा दर्रा। 4 मेन पासेस हैं। थाल घाट जो है और भोर घाट, ये दोनों जो दर्रे हैं ये महाराष्ट्र में हैं। थाल घाट दर्रा तो मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य करता है और मुंबई से पुणे को जोड़ने का कार्य करता है भोर घाट दर्रा। और दर्रे क्या होते हैं, पासेस क्या होते हैं कि जो दो पहाड़ियों के बीच में जो सकड़े रास्ते हैं उनको दर्रा बोला जाता है। और उन दर्रों का उपयोग करके हम परिवहन के लिए रोड उसमें बना सकते हैं, ट्रेन की लाइनें बिछा सकते हैं। तो दर्रे क्या है कि आवागमन के कार्य जो है करते हैं। और कुछ दर्रे ऐसे भी है जो हिमालय के दर्रे हैं जहाँ से नदियों का प्रवेश भारत में होता है। तो पश्चिम घाट के जितने भी दर्रे हैं लगभग वहाँ पर हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रखा है जिससे कनेक्टिविटी हो सके। तो थालघाट दर्रा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य करता है और भोरघाट दर्रा मुंबई टू पुणे। उसके बाद पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, जो कोच्चि यानी केरल को चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है। वहीं सिनकोटा जो दर्रा है वो त्रिवेंद्रम को मदुरई से यानी कि केरल को तमिलनाडु से। तो 4 दर्रे हमें ध्यान रखने हैं इसी डायरेक्शन में। इनका क्रम भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन दर्रों को अवस्थित करो। तो सबसे जो नॉर्थ दर्रा है वो थालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट और सिनकोट दर्रा। पालघाट को पलक्कड़ दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो पलक्कड़ दर्रा या फिर पालघाट दर्रा एक ही बात है। तो थालघाट और बोरघाट तो उत्तरी सह्याद्री में है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पालघाट दर्रा है और जो सिनकोट दर्रा है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में पाया जाता है। तो ये 4 दर्रे हमें ध्यान रखने हैं। एक सवाल ले लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट के दर्रों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या होगा, उत्तर से दक्षिण हमें जाना है तो सबसे जो उत्तर में थालघाट है, फिर भोरघाट, फिर पालघाट, फिर सिनकोट। तो यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे तो पालघाट सबसे पहले दे रखा है, यानी कि उत्तर से हम दक्षिण जाएंगे तो पालघाट सबसे पहले नहीं आता, सबसे पहले आता है थालघाट। तो सेकंड ऑप्शन में देखेंगे, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड में थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये क्रम एकदम ठीक है। पहले थालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें सही क्रम मिल गया। थालघाट जो दर्रा है इसको एक और नाम से जाना जाता है कसरा घाट, जिसका कार्य हमने देखा कि मुंबई से नासिक को ये जोड़ता है। एक दर्रा और याद रखना है हमको जो भी महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ता है और महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी जगह को कर्नाटक के बेलगाम से जोड़ता है। अगर जगह की बात करें तो सावंतवाड़ी जगह है और कर्नाटक में बेलगाम जगह है। और अंबोली घाट जो दर्रा है ये दर्रा पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचे दर्रों में इसका नाम आता है। अगर कोई सबसे चौड़ा दर्रा पूछे तो वो पाल घाट है। पाल घाट या पलक्कड़ दर्रा जो है वो सबसे चौड़ा दर्रा है पश्चिमी घाट का। और सबसे ऊंचे दर्रों में जो नाम आता है वो अंबोली घाट दर्रे का आता है। अंबोली घाट दर्रा जो महाराष्ट्र को किससे जोड़ रहा है, कर्नाटक को। और स्पेसिफिकली जगह की बात करें तो सावंतवाड़ी को बेलगाम से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अंबोली घाट और कसरा घाट। कसरा घाट थाल घाट का दूसरा नाम है। एक सवाल और देखते हैं कि पश्चिमी घाट में स्थित दर्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पालघाट दर्रा पश्चिम घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है और तमिलनाडु को केरल से जोड़ने का काम करता है और मानसून की हवाओं की आवाजाही में सुगम बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है
क्योंकि पश्चिम घाट का सबसे चौड़ा दर्रा जो है ये पाल घाट या फिर पलक्कड़ दर्रा भी इसको कहते हैं, और ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ने का कार्य कर रहा है। मानसून की हवाओं को आवाजाही ये सुगम बनाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है थालघाट और बोरघाट ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, अब महाराष्ट्र और दक्कन के पठार के बीच प्रमुख रेल और सड़क परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह भी बिल्कुल ठीक है। हमने बात करी कि सड़क परिवहन के लिए जो दोनों दर्रे थालघाट और बोरघाट महाराष्ट्र में है, जो एक मुंबई से, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार किसको बोलते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्कन का पठार है, जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया ही है। तो इसको कनेक्टिविटी में यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बन चुकी है, तो यहाँ पे परिवहन भी और रेल का परिवहन भी यहाँ से होता है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, पहला और दूसरा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम, दो तो सही है। कर्नाटक में स्थित अंबोली घाट पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचे दर्रों में से, बिल्कुल सही बात है, जो कोंकण तट को दक्कन पठार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला ऑप्शन है सेनकोटा दर्रा या सेंगोटाई दर्रा, कर्नाटक को केरल से जोड़ता है और सड़क और रेल परिवहन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये गलत है, क्योंकि कर्नाटक को केरल से नहीं जोड़ता, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। जो सिनकोट्टा दर्रा है, लास्ट वाला जो हमने बात करी थी, ये वाला सिनकोट दर्रा, ये त्रिवेंद्रम को मदुरई यानी कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो कर्नाटक इसमें यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 2 3 ये सही है, ये वाला गलत है। तो इस तरह के कथन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अंबोली घाट जो है वो सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, और पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा जो है वो पाल घाट या फिर पलक्कड़ है। आगे बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में, कि पूर्वी घाट की कौन सी इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं वो हमें देखते हैं। तो कुछ पर्वतों के नाम है, एक तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो उड़ीसा में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ और पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की दोनों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि नल्ला मल्ला और पालकोंडा दोनों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जाबादी की पहाड़ियाँ और सेवराई की पहाड़ियाँ। जाबादी और सेवराई दोनों कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में। तो इनको इसी क्रम में हमें ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण क्रम। इनका भी क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ सबसे ऊपर उड़ीसा में, उसके बाद नल्ला मल्ला और पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद जाबादी और सेवराई ये दोनों तमिलनाडु में है, और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में उड़ीसा में स्थित है। तो पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ यही हमको ध्यान रखनी है। इनमें या तो जो सवाल आता है वो इस तरह आता है कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो हमें राज्य ध्यान रखना है, स्टेट ध्यान रखना कि कौन सा स्टेट में लाई करती है ये। और दूसरा, इनका क्रम देके पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम में व्यवस्थित करो, तो इसका क्रम हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। तो जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार है उनमें हम हाड़ौती के पठार से बात करेंगे, जो राजस्थान में स्थित है हाड़ौती का पठार। उससे सटा हुआ जो मध्य प्रदेश के मुख्य भाग में मालवा का पठार, और मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है। अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो मेघालय का पठार आ जाता है, जो छोटा नागपुर के पठार से मालदा गेप से अलग होता है। तो मालदा भ्रंश से बीच में मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का जो पठार है, और उसके अगर अपन दक्षिण में चलते हैं तो हमें दंडकारण्य का पठार मिलता है। उसका जो भाग छत्तीसगढ़ में है उसे बस्तर के पठार के नाम से जाना जाता है। वहीं कर्नाटक में स्थित कर्नाटक का पठार, और जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे दक्कन का पठार हमें मिलता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत के लगभग पठार है वो लावा निर्मित पठारों की श्रेणी में आते हैं, और लावा निर्मित पठारों की जो श्रेणी है
वहाँ पर हमें काली मृदा पाई जाती है, यानी कि ब्लैक सोइल जो है प्रायद्वीपीय भारत में मिलती है, जो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि जो काली मिट्टी है उनकी जल को धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। वो जल को काफ़ी देर तक अपने अंदर अपने पोर्स में समाहित रखती है, इसलिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जो किसका उदाहरण है, प्रायद्वीप भारत की मिट्टी का, जो कि लावा पठार के कारण हुआ है। अब एक एक पठार को हम देखेंगे। मेघालय की पठार की बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे मेघालय का पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। तो इस पठार का जो भाग असम में है उसे कार्बी एबलोंग का पठार कहा जाता है, यानी कि कार्बी एबलोंग का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, मेघालय के पठार का, पर इसका जो हिस्सा असम में उसे क्या नाम दिया, कार्बी एबलोंग पठार। और इस पठार पर 3 हिल्स है जो हमें याद रखनी है, 3 पहाड़ियाँ हैं, एक गारो पहाड़ियाँ, एक खासी पहाड़ियाँ, एक जयंती। तो गारो, खासी, जयंती तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मेघालय के पठार में। गारो पहाड़ियों में एक स्थान है तुर्रा। तो तुर्रा नामक स्थान जो है वो गारो पहाड़ियाँ में, शिलोंग के पठार पे, जो विश्व में एक दिन पे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है तुर्रा। वहीं काशी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो मौसिनराम व चेरापूंजी है वो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम। कहाँ पर है, काशी पहाड़ियों में। और काशी पहाड़ियों के पूर्व में है जयंती की पहाड़ियाँ। तो गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ कौन से पठार की विशेषता है, मेघालय के पठार की। और मेघालय का पठार मालदा गैप से किससे अलग होता है, छोटा नागपुर के पठार से। गारो का जो सबसे ऊंचा भाग है गारो पहाड़ियों का उसे बोला जाता है शिलोंग, और खासी का जो सबसे ऊंचा भाग है उसे नोकरेक बोला जाता है। तो खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, और गारो की जो सबसे ऊंचा भाग है उसे शिलोंग कहा गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है किसमें, मेघालय के पठार में। एक इम्पोर्टेंट पठार है और इसमें हमने ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ देखी, जिसको हमने लिंक किया कार्बी एबलोंग के पठार से। उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो में तुर्रा नामक स्थान जो एक दिन में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, मौसिनराम और चेरापूंजी जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और इसको याद करने की जो ट्रिक है वो GKJ इस तरह याद रखना है इसको। इसका जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ गारो, खासी, जयंती। गारो का सबसे ऊंचा भाग शिलोंग और खासी का सबसे ऊंचा भाग जो है नोकरेक। आगे देखते हैं छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। खनिजों का अजायबघर इसे कहा जाता है। और इस छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी जो है 2 भागों में बांटती है। जैसे ये पठार है तो इसके बीच में से दामोदर नदी गुजरेगी, तो ये 2 भागों में बटेगा। और 2 भागों में बंटने के कारण ये आधा भाग रांची के पठार का उदाहरण हो जाता है, दूसरा हजारीबाग का पठार। तो दामोदर नदी ने इसको 2 भागों में बांटा, और 2 भागों में बांटने के कारण ये आधा भाग तो हजारीबाग का पठार जो उत्तर की साइड है और रांची का पठार जो है दक्षिण की साइड है। तो छोटे नागपुर के पठार का ही भाग है हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। और रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी बहती है, जो कहाँ पर आकर मिलती है, अरब सागर में, नहीं सॉरी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी का भाग है स्वर्णरेखा नदी, बंगाल की खाड़ी का भाग है। कहाँ से निकल रही है, रांची के पठार से। आगे बात करते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मालवा के पठार को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और हाड़ौती का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है इसका जो विस्तार है वो MP और कुछ भाग उसमें UP का भी आ जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और ये 2 नदियों के मध्य हमें प्राप्त मिलता है पठार बुंदेलखंड और बेतवा नदी। तो
बुंदेलखंड का जो पठार है वो केन और बेतवा नदियों के मध्य स्थित है। बंगेलखंड का पठार का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और मालवा के पठार का दक्षिण पूर्वी विस्तार इसको माना जाता है। हाड़ौती का जो पठार है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और मालवा का ये पश्चिमी विस्तार है। और जैसा कि हमने बात की थी मालवा के पठार की या फिर प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, तो ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, यानी कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो लावा निर्मित पठार है मालवा का पठार, जिसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और हाड़ौती। जो तीनों का कुछ हिस्सा है वो हमें एमपी में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। पर इनका कुछ हिस्सा, जैसे बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड का उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और हाड़ौती का जो है वो राजस्थान में मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है मालवा के पठार से रिलेटेड। आगे देखते हैं दक्कन का लावा पठार। दक्कन का जो लावा पठार है ये 4 राज्यों में भारत के फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। तो तेलंगाना में जो इसका भाग है दक्कन के लावा पठार का, उसको तेलंगाना का पठार नाम दे दिया जाता है। वहीं इसका जो भाग कर्नाटक में स्थित है उसे कर्नाटक के पठार का नाम दे दिया जाता है। तेलंगाना का जो पठार है वो तेलंगाना और उसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। वहीं जो कर्नाटक का पठार है इसे हम 2 और कैटेगरी में बांटते हैं, बेंगलोर का पठार और एक मैसूर का पठार। बेंगलोर के पठार से 2 नदियाँ बहती है, एक तो कृष्णा नदी, दूसरी तुंगाभद्रा नदी। वहीं मैसूर के पठार से कावेरी नदी बहती है। तो दक्कन का पठार 4 राज्यों में हमने देखा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। तेलंगाना में इसे तेलंगाना के पठार का नाम दिया जाता है, कर्नाटक में इसे कर्नाटक के पठार का नाम दिया जाता है। कर्नाटक के पठार को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, बेंगलोर और मैसूर का पठार। मैसूर के पठार की विशेषता क्या है कि कावेरी नदी इस पठार से होकर गुजरती है। वहीं बेंगलोर के पठार से कृष्णा और तुंगाभद्रा नदी गुजरती है। इसके निर्माण को देखें तो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निर्मित पठार है ये। भारत का सबसे बड़ा पठार भी यही है, जो कि 5.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अब लावा निर्मित पठार है तो ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। तो यहाँ पर काली मिट्टी या फिर कपास के लिए ये मिट्टी अधिक फायदेमंद होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी और कपासी मिट्टी जो है यहाँ पर मिलती है। क्यों महत्वपूर्ण है काली मिट्टी? क्योंकि जल धारण करने की क्षमता इसकी अधिक होती है, जैसा कि हमने बात की थी। तो ये दक्कन के पठार की विशेषता है जो क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ था। तो ये टाइमलाइन हमें ध्यान रखनी है कि क्रिटेशियस युग है और इसका विस्तार जो है वो किस किस पठार के रूप में है, तेलंगाना के पठार के रूप में, बेंगलोर के पठार के रूप में और मैसूर के पठार के रूप में। तो ये भारत का सबसे जो बड़ा पठार है उसके हमने देखा। तो हमने जो 4 पठार कवर किए, मेघालय का पठार जिसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार जिससे हजारीबाग के पठार के रूप में और रांची के पठार के रूप में, और स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से बंगाल की खाड़ी में बहती है। उसके बाद मालवा के पठार को हमने 3 भागों में बांट के देखा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और हाड़ौती। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा नदी के मध्य, बघेलखंड एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़। वहीं हाड़ौती का जो पठार है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का भाग है। दक्कन के पठार को हमने देखा तेलंगाना, बेंगलोर और मैसूर के पठार के रूप में। अगला जो पठार है वो दंडकारण्य का पठार है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य का पठार है। छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो बस्तर का पठार किसका भाग हो गया? दंडकारण्य का पठार का। और भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार होने की इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार भी दंडकारण्य का पठार है। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र है तो नक्सलवाद की समस्या है, तो नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित पठार भी दंडकारण्य का पठार है। तो नक्सली एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा, अब तो काफ़ी कम हो गई, पहले काफ़ी ज़्यादा था।
तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है दंडकारण्य के पठार में। अब बात करते हैं तटीय प्रदेश की। तो तटीय प्रदेश को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम पठारों तक ही रखते हैं और अगली बार हम तटीय प्रदेश में जो पश्चिमी तट है, कौन कौन से मैदान हैं और कौन कौन से तट है, कहाँ से इसकी सीमा लगती है, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।